अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। पाकिस्तान के दुश्मनों ने अमन पर हमला किया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बम धमाका हुआ। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, 24 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि आसपास के मकानात और गाड़ियां बुरी तरह तबाह हो गई। आईजी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं दहशतगर्द बच नहीं पाएंगे, जो भी मुलव्वस हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, जख्मियों का बेहतरीन इलाज करेंगे। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जौहर टाउन की BOR सोसाइटी में जोरदार धमाका, पूरा इलाका लरज उठा। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। हमें खुद नहीं पता, हम खुद अभी आए भाई। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द के मकान और गाड़ियां तबाह हो गईं। अहले इलाका खौफजदा होकर इधर उधर भागते और चीखों पुकार करते रहे। उधर बैठे सी एकदम छत्तां पूरियां साढ़े उत्ते डिगियां हैं। हमारा घर दर्द करा गया ऐसे जैसे कोई ज़लज़ला यहीं पे हुआ है। आईजी पंजाब मौके पर पहुंचे और कहा कि तखरीबकारी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकता है। इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। इसीलिए भी हमारा ख्याल ये है कि इसका टारगेट जो है वो पुलिस है और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन करना चाहते हैं। जाए वकुआ के करीब वाक़े शोरूम की CCTV फुटेज में धमाके की शिद्दत वाज़ेह नजर आ रही है। जिस कार में मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद रखा गया था, उसके पार्ट्स कई 100 मीटर दूर शोरूम में गिरते देखे जा सकते हैं। धमाके से जाँ बहक होने वालों में रिक्शा ड्राइवर अब्दुल खालिक, उसका बेटा अब्दुल हक, जबकि एक 40 साला नामालूम शख्स शामिल हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। साथी रिपोर्टर शाहीन मिशाल, दानियाल उमर और कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जौहर टाउन धमाके में मुमकिना तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। CTD के मुताबिक धमाका खेज मवाद कार में नस्ब किया गया। धमाके के बाद कार का सस्पेंशन कई मीटर दूर जा गिरा। इसे फॉरेंसिक तज्जिये के लिए भिजवा दिया गया है। इलाके की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई। कार पार्क करने वालों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लाहौर जौहर टाउन धमाके में मुमकिना तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की फुटेज सामने आ गई। देखा जा सकता है कि धमाके से पहले काले रंग की गाड़ी गली के कोने पर घर के सामने आकर रुकी। शलवार कमीज पहना शख्स गाड़ी से बाहर आया, जायजा लिया और दोबारा गाड़ी में बैठ गया। मशकूक गाड़ी धमाके से आधे घंटे पहले पार्क की गई। CTD हुक्काम के मुताबिक धमाका खेज मवाद मुमकिना तौर पर इसी कार में नस्ब था। धमाके के बाद कई मीटर दूर से मिलने वाला सस्पेंशन इसी गाड़ी का है, जिसे फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। इलाके की जियो फेंसिंग और गाड़ी पार्क करने वाले अफराद की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। तहकीकाती इदारों ने गाड़ी के मालिक का पता चला लिया। गाड़ी ओपन लेटर पर चलाई जा रही थी, जिसे हाफिजाबाद के रिहायशी ने 2 साल कबल फरोख्त किया था। हुक्काम को शुबा है शहर से बाहर गाड़ी में मवाद नस्ब करके इसे शहर लाया गया। गाड़ी शहर में दाखिल कैसे हुई, सेफ सिटी अथॉरिटी ने नाकों की वीडियोस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। लाहौर जौहर टाउन में धमाके के मकाम से तफ्तीशी टीमों ने शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। इलाके की जियो फेंसिंग भी कर ली गई है। मुश्तबा अफराद से पूछगछ भी की गई है। तहकीकात में क्या अपडेट हुई हैं, रियाज अहमद से जान लेते हैं। जी रियाज। जी बिल्कुल, जाए वकुआ से जो है तफ्तीशी टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और जो शवाहिद इकट्ठे करने का जो अमल था वो मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 9 घंटे तक तफ्तीशी टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद रहीं और यहाँ से उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए। इसके अलावा जियो फेंसिंग भी इस इलाके की मुकम्मल कर ली गई है और इस इलाके जहाँ जिस गाड़ी में बारूद था, जिसके बारे में कहा, उसके मालिक का जो पता चला है वो हाफिजाबाद का रहने वाला है। वहाँ तक तफ्तीशी टीमें पहुँची, उसको हिरासत में लिया तो पता चला कि उस शख्स ने 2 साल पहले ये गाड़ी जो थी गुजरांवाला के एक शख्स को बेची थी, जो ओपन लेटर पर थी, जो उसने अपने नाम नहीं करवाई थी। उस शख्स की तलाश की जा रही है और ये भी मालूम किया जा रहा है कि गाड़ी किस तरफ से आई,
कैसे यहाँ पर पहुँचे और गाड़ी में उस वक्त कितने लोग थे। तफ्तीशी टीमों का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछगिछ की है, लेकिन जो तफ्तीश का अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये ज़रूर कहना है तफ्तीशी टीमों का और कानून नाफिज करने वाले इदारों का कि जल्द मुल्ज़मान तक वो पहुँच जाएंगे। लाहौर धमाके से कई अफराद पर क़यामत से पहले क़यामत टूट पड़ी। एक लम्हे में रिक्शा ड्राइवर के ख़ानदान की खुशियां गम की तारीकी में डूब गई। नई जिंदगी की उम्मीद लिए एक खातून जिंदगी और मौत की कशमकश में है। शाहीन मशाल की रिपोर्ट। कोई जख्मी हुआ और कोई हमेशा के लिए जुदा। मेरा भाई है। रिक्शा ड्राइवर अब्दुल खालिक का हंसता मुस्कुराता घराना एक ही लम्हे में खून में लथपथ हो गया। अब्दुल खालिक अपने खालिक के हकीकी से जा मिला और इसका 6 साला बेटा अब्दुल हक भी बाप की उंगली पकड़कर मौत की वादी में उतर गया। खालिक के 2 बेटे और बेवा जिन्ना अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। मेरा भाई भी फौत हो गया जी, मेरा भतीजा भी फौत हो गया, उसके बीवी और बच्चे, एक बच्चा वो दाखिल है। जब धमाका हुआ ये लोग कहाँ थे? अपने घर में, अंदर कार में आ गया सर। अब्दुल खालिक का खानदान तो मौत और जिंदगी के दरमियान बिखरा पड़ा है। इसके अलावा अस्पताल में किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई जख्मी अस्पताल में पड़े हैं। एक हामला खातून जो एक नई जिंदगी की उम्मीद में मौत और जिंदगी की कशमकश में है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। इस धमाके के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के जिन्ना अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की। इसी बारे में मजीद अपडेट कर रही हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता। जी आयशा। जी बिल्कुल, जौहर टाउन धमाके में जख्मी होने वाले जो मुतासरीन थे उनकी इयादत के लिए अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार यहाँ जिन्ना अस्पताल आए, इमरजेंसी वार्ड का जो है वो दौरा किया और मुतासरीन जो जख्मी हालत में थे उनकी इयादत भी की। अगर दिन भर की सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूँ तो आज इस वक्त तक 24 जो जख्मी हैं उनको यहाँ जिन्ना अस्पताल में जो है वो लाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए वज़ीर आला पंजाब की तो उनके हमरा जो थे वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब और साथ ही साथ CCPO की अगर बात की जाए, सेक्रेटरी हेल्थ की अगर बात की जाए तो वो भी उनके हमरा मौजूद थे। ताहम मीडिया से जो है वो उन्होंने गुफ्तगू नहीं की और एक महदूद सा दौरा करने के बाद वो यहाँ अस्पताल से जो है वो रवाना हो गए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रही थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने लाहौर धमाके को हसास नौइयत का मामला करार दे दिया है। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द हालात अजीब व गरीब रुख इख्तियार कर रहे हैं। बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा है। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान के गिरदोनवा में हालात बड़े अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के मामलात बड़े ही पेचीदा और संजीदा हैं। सो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का कुछ सिरा मिलता है तो बताएंगे और IG से और पंजाब पुलिस से हम राब्ते में और CTD भी राब्ते में और जो रिपोर्ट होगी वो मीडिया तक पहुँचा देंगे। और ये काफ़ी हसास मसला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी दुरुस्त ना हुई तो जौहर टाउन जैसे वाक़यात बढ़ेंगे। पसे पर्दा इक़दामात को पार्लिमान के सामने लाया जाए। बोले हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर करना चाहिए। दहशतगर्दी का वाक़या आज लाहौर में हुआ है। सबसे पहले हम मज़ाहमत करते हैं, दूसरा हम समझते हैं कि अफसोस के साथ किस्म की वाक़ियों की तादाद में इजाफा ही होगा अगर हमारा अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस में जो पाकिस्तान का पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं होगा, हम इंगेज नहीं करेंगे तो खर्चा ये कि जैसे बॉर्डर के उस तरफ कुछ तंजीमें और कुछ लोग के काम भरते रहेंगे तो उनका असरात यहाँ भी होगा। मैंने फ्लोरिडा हाउस में मुतालबा किया था कि अफ़गानिस्तान पे जो सब कुछ ये हुकूमत कर रहे हैं, बैकडोर कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं, वो मुल्क के नुमाइंदे के सामने आए और अपने सफाई करे, हमें बताए ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे, हमारे नाम पे वो क्या पॉलिसी बना रही हैं। तो इंशाल्लाह ये स्पीकर साहब ने हमारा मुतालबा माना भी है। जैसे हमारा बजट ख़त्म होगा और ये अपॉर्चुनिटी दिलाया जाता है तो फिर अपोजिशन के राय और मुख्तलिफ पार्टीज़ का भी राय हमारा अफगान पॉलिसी में भी आएगा। तब तक जो दहशतगर्दी का फैक्टर है उसके ऊपर गौर से देखना चाहिए। हमारे ट्रक पर आपके लिए कुर्सी, देखिए थोड़ी देर में।
वक्त की ज़रूरत क्या है वो जानिए। खित्ते में अमन कायम रखना है, मुस्लिम दुनिया के साथ मिलकर चलना है। आर्मी चीफ आज़रबाईजान के दौरे के बाद तुर्की पहुंच गए। तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात में अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत की। सिपाही सालार ने कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका रद्द अमल वक्त की ज़रूरत है। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का मिशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज़रबाईजान के बाद एक और ब्रदर मुल्क तुर्की पहुंच गए। सिपा सालार की तुर्की के वज़ीर दिफा हलूसी आकार और दीगर अस्करी क़यादत से मुलाकात। इलाका इस्लामती और अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि तुर्की खित्ते के लिए कलीदी मुस्लिम ममालिक में से एक है। पाक तुर्की ताउन इलाकाई अमन और सलामती पर मुस्बत असरात मुरत्तब करेगा। मुलाकात के दौरान तुर्क वजीर ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इससे पहले पाक फौज के सरबराह ने आज़रबाईजान का भी दौरा किया, जहां उन्होंने वजीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में करीबी ताउन ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका रद्द अमल वक्त की जरूरत करार। आर्मी चीफ ने हर सतह और फोरम पर बाहमी राब्तों को फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा भी किया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्क की सलामती हर चीज़ पर मुक़द्दम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स पहुँच गए। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में मुल्क की सलामती के उमूर और अफ़गान अमन अमल पर ब्रीफिंग ली। कौमी सलामती के ज़ामिन इदारों की कारकर्दगी की तारीफ़ की। सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सबसे पहले कौमी सलामती वजीर आजम इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और दीगर सर्विसेज चीफ्स ने इस्तकबाल किया। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खदशात पर नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सर भी जोड़ लिए। अहम मुशावरती बैठक का एलामिया जारी। इजलास में वफाकी वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी, सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ्स और सरबराह FIA की शिरकत। वज़ीर आज़म को इंटेलिजेंस ताउन और अफगान अमन अमल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कौमी सलामती के ज़ामिन इदारों के किरदार और कारकर्दगी को सराहा। इजलास में सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी तश्कील। शेख रशीद, फवाद चौधरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। ये भी तय पाया कि सिक्योरिटी मामलात पर बाहमी राब्ते को मजीद मजबूत किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम 22 करोड़ अवाम और मुल्क की हिफाजत का जामिन है। इस पर बयान देने का वजीर आजम को कोई हक नहीं। मरियम नवाज तब्दीली सरकार पर बरस पड़ी। कहा ये हुकूमत पैराशूट के जरिए लाई गई, पार्लियामेंट के स्टेक होल्डर्स नहीं। इन्हें बड़े मंसूबों को गिरवी रखने का हक किसने दिया? पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो 22 करोड़ अवाम का और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, इस मुल्क की हिफाजत का, इसकी सिक्योरिटी का जामिन है। इसके ऊपर आपको एक सिलेक्टेड वजीर आजम को इस किस्म का बयान देने का कोई हक नहीं। उसके कस्टोडियन 22 करोड़ अवाम हैं। हुकूमत का ना पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक है। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं। ये पार्लियामेंट में पैराशूट के जरिए आए हैं। पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। इनके स्टेक्स कहीं और जुड़े हुए हैं। तारीख के बुलंद तरीन लेवल तक आप पाकिस्तान के कर्जों को ले गए। मुझे एक ईंट भी आप दिखा दें जो आपने लगाई हो। जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, एयरपोर्ट्स को, बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? अवाम की जो अमानत मंसूबे उनको गिरवी नहीं रखा करते। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए एक नई शर्त रख दी। साफी ने सवाल किया, मियाँ साहब कब वापस आएंगे? मरियम बोली, मियाँ साहब की सिक्योरिटी और इंसाफ की जमानत दें, आज की फ्लाइट से बुला लेती हूँ। इससे पहले रीगी रहनुमा कहा करते थे कि नवाज शरीफ इलाज के बाद वापस आएंगे। इलाज से इंसाफ तक की शर्त पर देखिए ये रिपोर्ट। जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे। मतवाले रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की बीमारी का सुबह शाम राग अलापा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5-6 बीमारियां जो उनको लाक। लीगी कायद की हालत शदीद खराब है। कौम को दुखड़ा सुनाया। बाहर जाने की इजाजत न देने पर हुकूमत को धमकियां भी दी गयी। मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह न करे कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर होगी। लाहौर हाई कोर्ट से मियां साहब को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली। शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म की वापसी यकीनी बनाने का जमानतनामा भी दाखिल कराया।
18 माह से जायद का अरसा बीत गया, लेकिन बड़े मियाँ साहब की कोई खैर खबर नहीं। वापसी से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज ने जमानत मांग ली। मैडम, मियाँ साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन में कभी रेस्टोरेंट तो कभी पोलो मैच देखते नजर आते हैं, मगर उनका इलाज कहां तक पहुंचा कोई बताने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म भी कई बार इस हवाले से अपनी तशवीश जाहिर कर चुके हैं। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, कुछ प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का अपोजिशन को भरपूर जवाब। कहा हुकूमत ने ऐसा बजट पेश किया कि अपोजिशन लीडर का कमर दर्द खत्म हो गया। ये अपने भागे हुए लीडरों से कहें कि वो वापस आएं, बाहर बैठकर तकरीरें करेंगे तो यही समझा जाएगा कि इनमें अवाम का सामना करने का हौसला नहीं। 4 दिन ऑपोजिशन लीडर साहब उठक बैठक करते रहे, कहते थे कमर में दर्द है, लंदन जाना चाहता हूं इलाज में। ऐसा शिफा का बजट दिया इमरान खान ने कि उनके कमर का दर्द दूर हो गया। 4 घंटे वो तकरीर करते रहे। तो अपने सारे भागे हुए लीडरों को भी कहिए कि वो वापस आए। सिवाय एक मुस्ता इस्माइल के सारे मुल्क छोड़ के भागे। बात करें ना पाकिस्तान में वापस आके, बाहर से बोलेंगे तो उससे ज्यादा बोलने वाले को भी लोगों ने मुस्तरद किया। पानामा में जजेस थक गए पूछ के। भाई कहते हैं बड़े भाई को पता होगा, बड़े भाई कहते हैं छोटे भाई को पता होगा, बच्चे कहते हैं अब्बा को पता होगा, अब्बा कहते हैं साहबजादी को पता होगा, साहबजादी कहती है लंदन में तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अगर कोई अदालत को लिख के कहे कि मेरा भाई वापस आएगा, अगर नहीं आया तो मैं उसको लाऊंगा, ना ला सके, इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? एक सवाल हो रहा है ऑपोजिशन लीडर साहब से, 3 दिन हो गए, वो कहते हैं 24 अरब का बता दें अकाउंट में कैसे आए। जब लोग सवाल नहीं देंगे जवाब उसका, तो 2 तरीके हैं। एक ये कि पाकिस्तान का कानून किसी के सामने लंबा पड़ जाए, वो होने वाला नहीं है। दूसरा ये कि कानून की बालादस्ती के लिए इदारों को मजबूत किया जाए। इमरान खान यही कर रहे हैं। लीगी रहनुमा साद रफीक ने हुकूमत को तंजिया पेशकश कर दी। बोले मुल्क के 18 वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो हुआ वही इमरान खान के साथ भी होगा। हमारे ट्रक पर आपके लिए कुर्सी मौजूद है। मैं समझता हूँ हमें मौलाना फजलुर रहमान की बात माननी चाहिए थी, और इलेक्शन को जो जाली इलेक्शन था इस पे हमें ओथ लेने नहीं आना चाहिए। वो ओथ ना लिया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। आपको हमारा आना या गवारा नहीं है। हम आपके इस्तीफे डी चौक से उठा के लाए, सीने से लगाए और आपको पेश कर दिए। तो ज्यादा पॉपुलर होते बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, वो बेनज़ीर भुट्टो हों, शहीद हों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, या इमरान खान साहब जिनकी अभी बारी नहीं आई, खुदा करे वो इससे महफूज रह नहीं सकते। जो इस मुल्क में 18 वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुआ है वही उन्हीं के साथ। हमारे ट्रक पे आपके लिए कुर्सी मौजूद है। धरना दे के आप ये हुकूमत नहीं गिराएंगे। आपने पाकिस्तान की रियासत का मजाक बना दिया। जहांगीर तरीन के लिए अली जफर के मोहतसिब है, हमारी मोहतसिब नैब है। आपने ये मुल्क चलाना या ये तमाशा लगाना है? यहाँ पे नेशनल हार्मनी की बात है और करप्शन की ये चूरन नहीं बिकने वाला। आप अपोजिशन से हाथ बढ़ा के बात करने के लिए तैयार नहीं, अकेले चलाएंगे मुल्क को। ये जो अब अमेरिकन प्रेशर आ रहा है, तो क्या आपको इस पर सपोर्ट नहीं लेनी? क्या आपने एपीसी नहीं करनी? नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में सज़ा के खिलाफ उनकी अपीलें खारिज होंगी या गैर मुअय्यना मुद्दत तक ज़ेरे इल्तिवा रखी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की जायदाद तो इश्तिहारी होने पर नीलाम हो चुकी। अब क्या सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज होने का दचका भी बर्दाश्त करना होगा या फिर मामला इल्तवा में डाल दिया जाएगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम कानूनी नुक्ते पर दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालती मावून और लीगी सेनेटर आजम तारड़ ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला दिया। बोले अपीलें भी ट्रायल का तसलसल ही होती हैं और कानून मुल्ज़िम को फेयर ट्रायल का हक देता है। मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में मेरिट पर अपीलें खारिज करने से उनका हक मुतासिर होगा। केस की नोयत भी सियासी है। अदालत ने लीगी सेनेटर को केस की नोयत पर बात करने से रोक दिया। कहा आप सियासी वाबस्तगी छोड़कर यहाँ सिर्फ अदालती मावून बने।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अपीलें खारिज होने से किसी का हक मुतासिर नहीं होगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा नैब साफ और वाज़ेह बताए क्या चाहता है। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर बोले इश्तिहारी मुल्ज़म के भला क्या हकूक, हम तो साफ कहते हैं एवन फील्ड और अल अजीजिया दोनों अपीलें खारिज कर दी जाएं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर कर ली। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी। हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब के वकील ने दलाइल में कहा कि ख्वाजा आसिफ को बैरून मुल्क कंपनी से 9000 दिरहम मिले। वो कामे की बुनियाद पर बैंक अकाउंट से तनख्वाह लेते थे या कैश में, उन्होंने ये नहीं बताया। अदालती इस्तफसार पर नैब के वकील ने बताया कि तहकीकात रेफरेंस की सूरत में मुकम्मल कर ली हैं। अदालत ने करार दिया कि आपके दस्तावेजात में फर्क है जो जाहिर करते हैं कि नैब के अफसर काम नहीं करते बल्कि ऑफिस बैठे रहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के रूबरू तस्लीम किया कि पहली रिपोर्ट में मशकूक रकम 23 करोड़ थी और दूसरी रिपोर्ट में ये कम होकर 15 करोड़ रह गई। उन्होंने कहा कि नैब की बदनिश्ती होती तो रकम बढ़ाई जाती, मगर हमने शवाहिद की बुनियाद पर काम किया और ये हमारी नेक निजती का सबूत है। अदालत ने मुकला की बहस के बाद ख्वाजा आसिफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। उन्हें 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। आगे जानिए एक और बहरान का खतरा। किडनी हिल्स रेफरेंस में साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहजाद अली की रिपोर्ट। किडनी हिल्स रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने सलीम मांडवीवाला समेत 6 नामजद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शरीक मुल्जिमान में एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद, नदीम मांडवीवाला, तारिक महमूद और अब्दुल कादिर शहवानी शामिल। जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। तमाम मुल्जिमान को चार्जशीट पेश। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मांडवीवाला की नैब पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन नैब पर इदारों को बदनाम करने का इल्जाम। कहा झूठा केस बनाने वालों को भी इसी कटहरे में खड़ा करेंगे। जावेद इकबाल को, जस्टिस रिटायर्ड को हम यहाँ लाएंगे और इसी कटहरे में हम उनको एज गवाह चार्ज करेंगे कि उन्होंने ये कैसे साइन किया रेफरेंस, जब उनको पता था कि ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रेकमेंड करूंगा कि इनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए ताकि ये पाकिस्तान का सही बेड़ा गर्क कर सके। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला व दीगर मुल्जिमान पर प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम है। केस की आइंदा समाअत 13 जुलाई को होगी। सिंध हुकूमत कराची से 400 अरब रुपए जमा करती है, लेकिन शहर को मिलता कुछ भी नहीं। एमकेएम के कवर नवीद जमील सिंध असेंबली में फट पड़े। पीपल्स पार्टी वालों ने जवाब देते हुए कराची के मंसूबे गिनवा दिए। असेंबली इजलास की कहानी सुना रहे हैं संजय साधवानी। सिंध असेंबली में बजट पर बहस का 5वां रोज। एमकेएम अरकान ने हिस्सा भी लिया और एहतजाज भी किया। करप्शन के मामले में कराची में तैनात जो अफसरान हैं, जो वो कर सकते हैं वो तो मेरे ख्याल में इथियोपिया में भी कोई नहीं कर सकता। हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के सलीम बलोच ने जारहाना अंदाज में एमकेएम पर कड़ी तनकीद की। बजट इन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर ये बजट पढ़ते तो ये दावा कभी नहीं करते। या तो इन्होंने बजट नहीं पढ़ा या तो एक कराची सिर्फ लालू कैद को या लाकताबाद को समझते हैं। तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने जुदागाना अंदाज अपनाते हुए शेरवानी और तुर्की टोपी पहनकर तकरीर की। स्पीकर ने तारीफ की तो हुकूमती रुकन सलीम बलोच ने तंज के नश्तर बरसा दिए। जब मैं इस टोपी को देखता हूँ कि सर सर्कस की अदाकार पे है या जो वो मौत की कुएं में काम कर रहे हैं उसकी सर पे जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। सर फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि कराची के साथ जुल्म हो रहा है। सिंध में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात सबसे ज्यादा है। सूबे में कोई रेस्क्यू सर्विस भी नहीं। कैमरामैन कामरानुद्दीन और मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं बिल्डिंग्स ना गिराएं, सिंध हुकूमत गिराएं, क्योंकि सूबाई हुकूमत ही सारी बुराइयों की जड़ है। बिल्डिंग ना गिराएं, सिंध हुकूमत गिराएं। सिंध हुकूमत बुराई की फैक्ट्री है। पिछले 13 सालों में 10,242 अरब रुपए वफाक से मिले। कराची जैसे शहर में पिछले
13 सालों से एक बूंद नया पानी नहीं आया, एक कतरा नया पानी नहीं आया। एक लफ्ज बिलावल भुट्टो ने कराची के पानी के कम होने पर उस पे कोई वावेला नहीं मचाया। कराची जो कि 70% वफाक को कमा कर देता है, शहर में ट्रांसपोर्ट का निजाम ऑफिशियली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दुनिया का बदतरीन बताया जाता है। एक गांव जो है बहुत खास, आपको दिखाएंगे थोड़ी सी देर में। बिजली की पैदावार शदीद मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार 1400 मेगावाट कम हो गई। डैम इंतजामिया ने वजारत तवानाई को आगाह कर दिया है। वहाब कामरान की रिपोर्ट। कड़ाके की गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाए। सुई नादरन ने LNG की फराहमी 55% तक कम कर दी। पावर प्लांट्स को मतलूबा मिकदार से कम सप्लाई बदतरीन बिजली बहरान का सबब बनने लगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने खत लिखकर सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तमाम सूरत हाल बता दी। खत के मुताबिक सुई नादरन की जानिब से पावर प्लांट्स को जून में 20% LNG कम मिल रही है। रवामा तलब 900 MMCFD जबकि सप्लाई 639 है। सितंबर और अक्टूबर में भी गैस की सप्लाई 40% तक कम रहेगी। गैस की जगह फर्नेस ऑयल या डीजल से बिजली के पैदावार पर लागत बहुत ज्यादा आएगी। इजाफी बोझ सार्फिन को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने खबरदार कर दिया। दूसरी जानब तरबेला डैम में पानी की सतह 3 फुट योमिया गिरने लगी। बिजली की पैदावार 1460 मेगावाट कम हो गई। तरबेला डैम इंतजामिया ने वजारत तवानाई को खत लिखकर बता दिया है कि डैम में पानी की सतह मजीद कम हुई तो 2500 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल जाएगी। परेशानी यहाँ भी बढ़ी। CNG स्टेशन के बाद कराची की तमाम सनतों को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वजीर आजम से गैस बहरान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ सर्दियों में गैस लोड शेडिंग होती थी, इस बार गर्मियों में भी गैस बहरान का सामना है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वजीर आजम से नोटिस लेने और तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सनतकारों का कहना है कि SSGC ने वक्त पर RLNG दरामद न करके सबको मुश्किल में डाल दिया है। एक रात के नोटिस के ऊपर आप इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं तो ये यकीनन एक मिसमैनेजमेंट का मुंह बोलता सबूत है। SSGC का मौकफ है कि कुन्नड़ पसाकी गैस फील्ड सालाना मरम्मत के लिए बंद की गई है, जिससे 177 MMCFD गैस की कमी का सामना है। इंडस्ट्री जराये के मुताबिक SSGC को तलब के मुकाबले में इन दिनों 200 MMCFD गैस के शॉर्टफॉल का सामना है। अगर एंग्रो के टर्मिनल से LNG की फराहमी में कमी आती है, जिसका इम्कान है, तो गैस का शॉर्टफॉल 250 MMCFD तक पहुंच सकता है। कराची की इंडस्ट्री के साथ इस तरह से नाइंसाफी करना, उसको बंद कर देना, शट डाउन करना, ये सरासर ज्यादती है और ये यहाँ का कराची का माशी कत्लेआम है। SSGC ने गैस बहरान से निमटने की हिकमत अमली के तहत 29 जून तक पहले ही सिंध भर में CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर रखी है, जबकि बहरान मजीद 2 हफ्ते जारी रह सकता है। कैमरामैन इम्तियाज के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और अब अनदेखा पाकिस्तान में आपको दिखाएंगे एक मिसाली गांव जहां सिगरेट मिलती है, ना कोई बच्चा मजदूरी करता है, शादियां भी सादगी से होती हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिंबरो मेहराब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरा गांव बदल सकता है, और उसकी मिसाल है फैसलाबाद का गांव ओढ़ावाला। 1000 घर, हजारों मकीन और उनके दिल बदल गए मरकजी मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद अमीन की कोशिशों से। कुछ अरसा पहले हिदायत की कि सिगरेट छोड़ दो, पूरे गांव ने लब्बैक कहा। मैंने ये तजवीज़ पेश की कि अगर हम सिगरेट ना रखें दुकानों पर, कुछ इसके मुताल्लिक तकरीर भी की, और दुकानदारों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ठीक है। कुछ सिगरेट मिलेगी कोई आपके पास? कोई नहीं भाई, आपको गांव में सिगरेट वगैरह नहीं मिलेगी। क्या वजह है? हमारा फैसला है ना सारे दुकानदारों का और सबका मिलके कि हमारे गांव में इस हमने जो लानत है सिगरेट की, इससे जान छुड़ानी है। इसलिए हमारे दुकान में जितने भी गाँव में दुकानें हैं, वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई सिगरेट नहीं मिलेगी। दूसरा मशवरा दिया कि शादियां सादगी से करो, सबने अमल किया। बारात आ जाए, कोई बाजा नहीं, कोई बैंड नहीं,
आएगा, बारात उनके घर आएगी तो मस्जिद में निकाह होएगा। हाफिज मोहम्मद अमीन ने अंग्रेजी समेत 3 मज़ामीन में MA की डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। गांव में तालीम की शरह 95% से जायद है। लिटरेसी रेट है अच्छा है, 2 स्कूल हैं, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है, हाई का स्कूल 100%। गांव में आज तक सिर्फ 15 मुकदमात दर्ज हुए जो आपस में निपटा दिए गए। लगभग पूरा गांव नमाजी है। का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला 25 जून को होगा। वजीर खारिजा कहते हैं फैसला मेरिट पर हुआ तो पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा, भारत की सियासत चली तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला 25 जून को आएगा। फ्रांस में वर्चुअल प्लेनरी इजलास 21 जून से जारी। पाकिस्तान से मुतल्लिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप की पेशरफ रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है। वजारत खजाना का कहना है पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां कमोबेश पूरी कर चुका। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक फैसला मेरिट पर हुआ तो समझो पाकिस्तान क्लियर। 26 पे हम अपना काम मुकम्मल कर चुके और 27वें पे भी बेपनाह पेशरफ्त हो चुकी है। अब अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना जवाज उसका ठहरता नहीं है। साथ ही वजीर खारजा ने FATF से मुतल्लिक कुछ खदशात का इजहार भी कर दिया। कुछ ममालिक जिसमें भारत सफ़े अव्वल में है इस फोरम को पॉलिटिसाइज करना चाहता है तो उसको गुंजाइश और इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये फैसला अब सियासी दिखाई देता है। हुकूमत ने फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान की मुखालफत की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद भी कर दी हैं। वजारत खजाना ने वाजे किया है कि फ्रांस ने तो FATF एक्शन प्लान पर अमल में पाकिस्तान की भरपूर रहनुमाई और तकनीकी मुआवनत की है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। घोटकी ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाली नई नवेली दुल्हन 2 हफ्ते अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद रहीम यार खान से कराची रवाना हो गई। इस लड़की की कहानी इमरान आसिफ की जुबानी जानिए। घोटकी ट्रेन के अलमनाक हादसे में जिंदा बच जाने वालों की आहें, सिसकियां और गम ऐसी दुख भरी दास्तान सुनाते हैं कि कलेजा मुंह को आता है। इस अफसोसनाक हादसे ने एक ही पल में कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। कराची की 22 साला यास्मीन, जिसके हाथों से अभी सुहाग की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, इस हादसे ने उसके सर का ताज छीन लिया। 7 लोग थे जिनमें मेरा शौहर, मैं, मेरी सास, खाला सास, मामू ससुर, उनका बेटा और मेरी छोटी नानी, 5 की जिसमें से डेथ हो गई। इस दफ़ा तो इन्होंने अपनी बेपरवाही करके सब कुछ कर दिया, आगे ध्यान रखे आगे किसी की जान ना जाए। यास्मीन के भाई ने शिकवा किया कि रेलवे के वजीर ने जो तसल्लियां दी थी वो सब झूठ निकली। किसी अफसर ने उनके साथ कोई राब्ता नहीं किया। रेलवे के जो वफाकी वजीर है उनका और मैं वज़ीर आज़म को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो कहा जाए उस पर अमल किया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे साथ जो उन्होंने पहले वादे वईद किए हैं उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। ऐलानात, दावे और बातें तो बहुत हुई, लेकिन ट्रेन हादसे के मुतासिरीन का कहना है कि जख्मों पर मरहम रखने कोई ना आया। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़ गई। 24 घंटों में 39 अफराद जाँ बहक जबकि 930 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मजमूई अमवात की तादाद 22,073 हो गई। 45,519 टेस्ट में से 930 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। फ़ाल केसेस 33,500 हैं। मज़ीद 3,75,159 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। साइनोवैक की मज़ीद 20 लाख खुराकें भी पाकिस्तान पहुँच गई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। मुल्तान पहली बार चैंपियन बनेगा या पेशावर दूसरी बार ट्रॉफी उठाएगा, फैसला कल हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।